बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन आज बहुत अच्छा शुरू हुआ होगा, उसका आगाज बहुत अच्छा होगा। हम भी अपने शो का आगाज करते हैं और सबसे पहले वो बात करते हैं जो हर शख्स इस वक्त पाकिस्तान में रहते हुए बात कर रहा है, और वो है आजकल जो गर्मी पड़ रही है। क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है कि कोई भी जो बशर है वो इससे बचा नहीं हुआ। और हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ इंसानों को ये गर्मी लग रही है, जो चरिंद परिंद हैं, जो जानवर बाहर मौजूद हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल हालात है। तो कोशिश करें कि अपने घरों के बाहर ऐसे पॉट्स रखें जिसमें वो जानवर पानी पी सकें। कम से कम इतना तो उनके लिए कर ही सकते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ हम जहां पर रहते हैं उसके साथ साथ जानवरों का भी हक है, उनका भी जिंदगी पर हक है। तो आप उनके लिए खाने और पानी का अगर बंदोबस्त कर सकें तो ये बेहतरीन होगा। जी, और इसके साथ साथ आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। हम आपको डेली बेसिस पर ये रिमाइंडर दे रहे हैं कि आपने वाटर इनटेक अपनी ज़्यादा करनी है, आपने डिहाइड्रेटेड नहीं होना किसी सूरत में, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी बता रहे हैं कि महकमा मौसमियात से जो पेशगोई सामने आ रही है कि ये जो 2 दिन है इनमें भी शदीद किस्म की गर्मी पड़ने वाली है, और उसके बाद कहीं जाकर प्री मानसून ने स्टार्ट होना है। तो उससे पहले के लिए जो शदीद गर्मी वाले दिन है, इनमें आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और जनाब, एक और भी बड़ी चीज़ है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, वो हम बड़ी खबर में डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि वो चीज जिस पर हर कोई बात कर रहा है वो है बजट। और बजट के ऐलान के बाद हुकूमत ने आइंदा माली साल का जो बजट है 17,573 अरब रुपए का बजट कौमी असेंबली में पेश किया है। इस पर तमाम हलकों में बहस जारी है और हुकूमत के अवाम दोस्त के दावे हैं और मुआशी माहिरीन अवाम दुश्मन बजट का कह रहे हैं। गुज़िश्ता रोज वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुआशी टीम के साथ पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि बिजली बिलों पर कोई सरचार्ज नहीं लगा रहे। टैरिफ इस्लाहात मुआशी तरक्की के लिए जरूरी हैं। 7,000 टैरिफ लाइन्स हैं, 4,000 में टैरिफ को सिफर कर दिया गया है। बरामदात पर मबनी मईशत को फरोग देना है और ज़राई शोबे में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया है। ज़राअत और लाइफ स्टॉक से मुतल्लिक पॉलिसी होनी चाहिए। छोटे किसानों की फाइनेंसिंग को बढ़ाना है और सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। दो ही हमारे पास तरीके हैं कि या इन्फोर्समेंट कर लें, और अगर हम इन्फोर्समेंट नहीं कर पाते तो फिर एडिशनल मेजर्स लेकर आए 400-500 बिलियन के। सैलरी क्लास की बात हुई है। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें, लेकिन द रियलिटी इज कि जितनी फिस्कल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं। आखिरी दफ़ा whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था, ये ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूँ कि द लास्ट टाइम वाज 2016। फाइनेंस बिल आपके सामने आ जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक वी नेगोशिएटेड दैट विद द फंड कि ये अब एडिशनल जो टैक्स लगना था, जो वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल इनपुट्स इनटू एग्रीकल्चर, उस पर ना लगाया जाए। और पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के वज़ीर ख़जाना से कुछ सख्त सवालात भी हुए। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि टैक्स क़वानीन तरमीमी बिल पार्लियामेंट और बिजनेस कम्युनिटी पहले ही मुस्तरद कर चुकी है और ये बिल मंजूर ना हुआ तो क्या आप 400 या 500 अरब का मिनी बजट लाएंगे? वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जवाब दिया कि अगर इनेबलिंग प्रोविजन जो है ना दी गई तो इजाफी टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। साल के दौरान नाकाम हुआ है, ट्रैक एंड ट्रेस नाकाम हुआ है, रिटेलर्स नाकाम हुए हैं, प्रॉपर्टी की जो तजावीज़ थी वो नाकाम हुई है। इसके बावजूद FBR के अफसरान को इनामात से नवाजा जा रहा है। अब जो टैक्स का फाइनेंस बिल, एक सवाल पूछ रहा हूँ, टैक्स जो फाइनेंस बिल आया है इसमें टैक्स कवानीन तरमीमी बिल जिसे पार्लियामेंट और बिजनेस कम्युनिटी पहले ही मुस्तरद कर चुकी है, उसको आपने फाइनेंस बिल का हिस्सा बना दिया है। अब आप ये इंदिया दे रहे हैं कि अगर ये मंजूर ना हुआ तो फिर हम 400-500 अरब रुपए का एक मिनी बजट लेकर आएंगे। तो ये किस तरह की टैक्स पॉलिसी है? इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा वही बात करूंगा कि अगर ये इनेबलिंग प्रोविजंस हमें नहीं दी गई तो हमें ये एडिशनल टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। और पोस्ट बजट से कबल FBR की टेक्निकल ब्रीफिंग ना होने पर सहाफ़ी बिरादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं माहिर टैक्स अमूर वकार जफर अहमद साहब। वकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं सब? बिल्कुल ठीक ठाक। वकार साहब, कैसे देखते हैं इस बजट को जो 25-26 का बजट पेश किया गया है?
देखिए, बजट के ऊपर एनालिसिस करने से पहले हमें बजट मैकेनिज्म प्रोसेस पहले देखना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती क्या है, अपने एक्सपेंसेस की डिटेल पहले लिस्ट डाउन करती है और उसकी बेसिस पे हम अपने खर्चों का एक टोटल तखमीना लगाते हैं कि हमने अगले माली साल में इतने अमाउंट जो है वो हमने एक्सपेंड करना है, और उसकी बेसिस रेवेन्यू मेजर्स के तौर पे डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस की पॉलिसी बनाई जाती है। तो अगर हम एक्सपेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे इंटरेस्ट जो हमने लोन लिया हुआ है उसके ऊपर हम सूद और मार्कअप पे कर रहे होते हैं, वो एक डिफाइंड अमाउंट है, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं किया जा सकता। नंबर 2 आ जाती हैं हमारे डिफेंस एक्सपेंसेस। आजकल के जैसे हालात हैं, बॉर्डर सिचुएशन है, उसमें डिफेंस एक्सपेंसेस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, या इवन रिड्यूस करना तो दूर की बात है, हम इंक्रीज ही पॉसिबल है उसमें। आगे आते हैं गवर्नमेंट के अपने पेंशन के खर्चे हैं। फिर आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, जो गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज रन कर रही है उसको मैनेज करने के लिए भी खर्चे चाहिए होते हैं। तो ये 4-5 मेजर हेड्स अगर हम देखते हैं तो इसकी बेसिस पे हमारे पास एक्सपेंसेस की डिटेल ऑलरेडी डिफाइन हो जाती है। फिर गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडीज देनी होती हैं, कुछ और ग्रांट्स देनी होती हैं, जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं उनको भी फाइनेंस करना होता है। वो एक थोड़ा सा वो जब हम डिटेल में डीप डाइव करते हैं तो वहाँ पे हम देख लेंगे। बट गवर्नमेंट के खर्चे देखें तो वो मेजर एक्सपेंसेस जो हैं ये इन्हीं 4-5 आइटम्स के ऊपर बन रहे होते हैं, और इसकी बेसिस पे गवर्नमेंट प्रेडिक्टिव मॉडल्स की बेसिस पे और पास्ट हिस्ट्री की बेसिस पे रेवेन्यू मेजर्स के तौर पे डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस की एस्टिमेशन करती है कि हम ये मेजर लेंगे तो उसकी वजह से इकोनॉमी में या जीडीपी में ये इंक्रीज आएगा, उसकी वजह से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, तो उसके ऊपर जब हम टैक्स लगाएंगे तो डायरेक्ट टैक्सेस के इंक्रीज कितना आ सकता है, और सेल्स टैक्स या फेडरल एक्साइज ड्यूटी के तौर पे इनडायरेक्ट टैक्सेस में कितना इंक्रीज आ सकता है। तो अगर हम एक्सपेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में लेके चलें तो मेरे ख्याल में एक रीजनेबल बजट है, और ऐसे ही बजट जो है वो आ सकता था। अच्छा, आपको यही लगता है? एक तो ये कि इस पर भी मैं आती हूँ कि ये रीजनेबल बजट है, और जिस तरह से सब लोग फिलहाल हम जिस क्लास को भी देखें वो तबका चीख रहा है। एक तो ये कि पोस्ट बजट से जो कबल FBR ब्रीफिंग होती है वो नहीं हुई, कल सहाफ़ी बरादरी ने इस पर भी एहतजाज किया, इस पर क्या कमेंट करेंगे, इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि हर कोई यही कह रहा है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट नहीं है, इसमें टैक्सेस की भरमार है। ऑल्दो तनख्वाहदार तबके को थोड़ा सा रिलीफ मिला है, लेकिन फिर भी हर कोई, आप किसान देख लें, कुछ किसी को भी देख लें, वो चीखता हुआ दिखाई दे रहा है कि टैक्सेस बहुत ज्यादा लगाए गए हैं। आप कह रहे हैं कि ये रीजनेबल बजट है, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? जी, अच्छा देखिए, पहले तो ब्रीफिंग के कॉन्टेक्स्ट से देख लें तो ईद के फौरन बाद ही सेशन कॉल हो गया था, इकोनॉमिक रिव्यू भी आ गया, तो परहैप्स टाइमिंग का शायद इशू था। अच्छा। और अगर वैसे देखें तो मेरे ख्याल में ईद से पहले ही बजट प्रिपेयर हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अगर चाहती तो ब्रीफिंग एक दी जा सकती थी, कोई उसमें मुजाहिदा नहीं था, मगर इन एनी केस जो काम उन्होंने नहीं किया उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ब्रीफिंग पहले से होनी चाहिए थी ताकि नंबर्स की या एस्टिमेशन की जो एक ब्रॉडर लाइन पिक्चर होती है या मैक्रो पिक्चर आती है वो एटलीस्ट मीडिया को रिलीज की जा सकती थी। राइट। अच्छा जी, अगर हम रेवेन्यू मेजर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें, देखिए सैलरीड क्लास के कॉन्टेक्स्ट में कुछ रिलीफ मिला है विद रेफरेंस टू रिडक्शन इन विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स। एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा की थी, बट फॉर अ स्टार्ट मेरा ख्याल में एटलीस्ट, जैसे क्योंकि होता ही है कि सैलरीड क्लास की जितनी भी तनख्वाह होती है उसमें टैक्स एडवांस में डिडक्शन हो जाती है, और उनको बैंक अकाउंट में जो फंड ट्रांसफर होते हैं वो नेट ऑफ टैक्स हो रहे होते हैं। तो उस लिहाज से सैलरीड पर्सन के पास ऑप्शन नहीं होता कि वो अपनी टैक्स प्लानिंग कर सके या टैक्स की मैनिपुलेशन कर सके, क्योंकि एडवांस में ऑलरेडी डिडक्शन हो रही होती है। जो अगर रिलीफ मिला है शुड बी टेकन एज अ पॉजिटिव स्टेप, और मे बी गोइंग फॉरवर्ड अगले सालों में रिलीफ इंक्रीज होगा। एक दो जो चीजें ऐड इसमें की जा सकती हैं स्पेसिफिकली टू सैलरीड क्लास, कुछ पुराने सालों में टैक्स के क्रेडिट्स होते थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अगर किसी के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है तो वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर लेता था, या इंश्योरेंस या पॉलिसी ले ली, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, एजुकेशन पॉलिसी ले ली, उसके ऊपर टैक्स के क्रेडिट्स मिल जाते थे जो कि टैक्स की अमाउंट को रिड्यूस करते थे। वो सारे ख़त्म कर दिए गए, उनको रिवाइव किया जाना चाहिए या एटलीस्ट कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। राइट। तो हम ये भी बताइएगा कि हम देखते हैं कि अभी सोलर पैनल्स पे 18% जो है वो टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं। इससे पहले गाड़ियों की एक मार्केट आई थी, बहुत सारे जो हैं वो ब्रांड्स मार्केट में दाखिल हुए थे, और उस दौरान भी हमने देखा कि बैंकों से कर्जा लेके 4-4 गाड़ियां ली गई।
और फिर उसके बाद जो है उनके टैक्सेस इतने इंक्रीज हो गए हैं कि आज उनकी कीमतें 300 गुना ज़्यादा हैं बल्कि। और आज सोलर पैनल्स, जब लोगों ने जो है सोलर पैनल्स खरीदने के लिए पैसे जमा किए, उसको पहुंचे हैं वहाँ पर जहाँ पर वो खरीद सकते हैं, तो ये 18% का इंक्रीज हो गया। आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल है? जो लोग मराते और ये बातें कर रहे हैं कि इस बजट से जो है ये आवाम दोस्त बजट है, समरात मुंतकिल होंगे, तो मुंतकिल होंगे? नहीं, देखिए अवाम दोस्त बजट तो इन एनी केस नहीं कहेंगे। एट बेस्ट इसको मैंने पहले ही डिफाइन किया कि इसको न्यूट्रल बजट ही कहा जा सकता है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। रूम फॉर इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली मौजूद है। कुछ चीज़ों को रिकंसिडर करना चाहिए। कुछ लॉ में प्रोसिक्यूशन के और कॉन्फिस्केशन वाली जो क्लॉजेज ऐड की गई हैं या सजेशन प्रपोज की गई हैं, उनके ऊपर रिकंसिडरेशन ज़रूरी है, क्योंकि मार धाड़ करके पकड़ दकड़ करके तो इस तरह से इकोनॉमी को रन नहीं किया जा सकता और उसके नेगेटिव बिजनेस सेंटिमेंट्स आते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी जी, सोलर पैनल्स और उसके कॉन्टेक्स्ट से देखिए, पहले ड्यूटीज कम की हुई थी तो अवाम ने डेफिनेटली चीज़ें इंपोर्ट भी की और सोलर पैनल्स इंस्टॉल भी किए, जिसकी वजह से देखिए ये एक ड्यूल किस्म का इम्पैक्ट आता है। पाकिस्तान जितने भी फर्नेस ऑयल की बेसिस के ऊपर पावर जनरेशन कर रहा है, पाकिस्तान के पास 46,000 मेगावाट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। हमारी पीक प्रोडक्शन या यूटिलाइजेशन जो है वो 26 से 28,000 मेगावाट के दरमियान रहती है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि पिछले सालों में ये 26,000 की कंजम्पशन को देखते हुए 46,000 की प्रोडक्शन इंस्टॉल करने की परमिशन क्यों दी गई, उसकी क्या वजूहत थी। नंबर 1 तो ये आ जाता है। नंबर 2 ये आता है कि जब आप सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो देखिए गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्सिंग की हुई है उसकी बेसिस पे उन्होंने कैपेसिटी चार्जेस तो पे करना ही है। अगर मैं अपने घर में सोलर पैनल लगा लेता हूँ, पहले मैं 100 यूनिट यूज करता था, आज मैं 50 यूनिट यूज करता हूँ, तो वो जो 50 यूनिट मैंने सोलर पावर के थ्रू जनरेट किए, वो 50 यूनिट मैं ग्रिड में वापस भी डाल रहा हूँ और मैं कुछ कम कंज्यूम कर रहा हूँ। बट उसकी वजह से हुआ क्या कि गवर्नमेंट की जो प्राइसिंग का मैकेनिज्म है वो तो अपनी जगह पे है, और होता क्या है, वो जो 50 यूनिट मैंने कम कंज्यूम किए वो किसी और ने कंज्यूम किए, या अगर इवन नहीं भी कंज्यूम किए तो उसकी वजह से जो एवरेज रेट ऑफ कलेक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है ऑन द रिमेनिंग कंज्यूमर्स। तो ये एक विशियस साइकिल है और गवर्नमेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी कि सोलर पैनल्स तो यूज सब कर ही रहे हैं, तो व्हाई नॉट वी आल्सो बेनिफिट फ्रॉम द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ऐसा ही है, सही है। अच्छा वकार साहब, एक और चीज भी यही कही जा रही है, लोग यही कह रहे हैं कि IMF डिक्टेटेड बजट है और ऑलरेडी ये सब कुछ डिसाइडेड था, IMF की तरफ से शराइत थी हमारे ऊपर और बस अब फिलअप करके बजट जो है वो पेश कर दिया गया। एक तो इस पर कॉमेंट कीजिएगा, और दूसरा ये कि जिस तरह से हम हैं IMF के प्रोग्राम में और हुकूमत जो है वो इनकम टैक्स में रिलीफ दिया है उसने, लेकिन सेविंग्स पर मजीद टैक्स लगा दिया है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर सेविंग्स जो लोगों के पास पड़ी हैं वो तो बैंकों से अपना पैसा निकाल लेंगे, इंटरेस्ट रेट पहले ही कम है, तो इसमें लोग डॉलर स्टॉक करेंगे तो डॉलर का रेट ऊपर जा सकता है। इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा देखिए, पहले सेविंग से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। देखिए सेविंग्स में अगर पहले पॉलिसी रेट अगर हम देखें तो पिछले 1.5-2 साल पहले तक भी अगर देखें तो 20-22% तक रेट गए हुए थे, और उसकी वजह से बैंकों में जिनके पास लीगल मनी या वाइट मनी थी वो बैंकों में ही प्लेस हुआ था, वो चाहे सुकूक की फॉर्म में हो, सेविंग्स अकाउंट की फॉर्म में हो, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हुई हुई थी। उसकी वजह से अब हुआ यह है कि रेट पॉलिसी रेट जो है वो 11% पे आ गया है। तो 20% से जब हम 11% पे आते हैं तो जो भी प्रॉफिट ऑन डेट की अर्निंग हो रही है डिपॉजिटर के एंड पे, उसमें डेफिनेटली कमी आई है। मगर आप इसके साथ इक्वल ये भी देखेंगे कि आप कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है जहां पे आपका प्रिंसिपल भी सिक्योर है और ओवर एंड अबव आप अर्न भी कर सकते हैं। अच्छा। तो वो आप कुछ हद तक आपकी बात ठीक है कि पैसा जो है वो सारा डॉलर में जाएगा, बट मनी चेंजर के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखिए तो उनके पास भी डिफाइंड अमाउंट है, उनकी स्टेट बैंक को रिपोर्टिंग भी हो रही होती है, तो लिमिटेड स्पेस अवेलेबल है कि डॉलर्स में इन्वेस्ट कैसे करेंगे। राइट। और मेरा तो ये ख्याल है कि देखिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट और एटलीस्ट प्रिंसिपल की सेविंग के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मेरा ख्याल है सेविंग अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स
और सुकूक्स इन्हीं में ही पैसा प्लेस रहेगा। नेशनल सेविंग सेंटर्स की जितनी भी स्कीम होती है इसी में ही पैसा रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वकार साहब आपका। आपने बहुत टेक्निकल तरीके से जो टैक्सेस के मामलात हैं इस बजट में उस पर रोशनी डाली है। उम्मीद करते हैं कि ये एक आवाम दोस्त बजट तो नहीं बताया जा रहा, पर इकॉनमी को मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा करेगा। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब कुछ बात करते हैं चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन की, जो हर साल 12 जून को मनाया जाता है, जिसका मकसद चाइल्ड लेबर से मुतालिक शऊर उजागर करना और इसके खात्मे के लिए इक़दामात की हौसला अफजाई करना है। और 2002 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से शुरू किया गया ये दिन बच्चों की मजदूरी का मुकाबला करने में तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम की अहमियत पर जोर देता है। पाकिस्तान के कई शहरों में स्कूल से बाहर रहने वाले जो बच्चे हैं गली मोहल्लों और सड़कों से कूड़ा इकट्ठा करते हैं, मोटरसाइकिल या गाड़ी की वर्कशॉप्स में काम करते हैं, घरों में सफाई सुथराई या फिर सड़कों पर भीख मांगते दिखाई देते हैं। बच्चों को मुशक्कत से रोकने के लिए कवानीन तो है, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता या फिर बराइनाम होता है। मगर अब पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी की मंजूरी हो चुकी है। ये पॉलिसी जो है इससे बच्चों से बदसलूकी, ज्यादा तशद्दुद और इस्तेसाल की रोकथाम में ये मुआवन साबित होगी। इस पर हमने आज बात करी। बिल्कुल, और इस पर बात करने के लिए सारा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरपर्सन हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की। सारा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन की अहमियत क्या है आपके लिए? जी बिल्कुल, आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे मनाया जा रहा है, जो कि बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि बच्चों की सही जगह स्कूलों में तालीम हासिल करना है, ना कि उनको मुलाजमत पे रखवाया जाए। हम देखते हैं कि माँ बाप खुद मजबूर करते हैं अपने बच्चों को कि वो कहीं ना कहीं मुलाजमत करें और उसके बदले में जो पैसे आते हैं उससे उनका घर चलता है। तो ये एक बिजनेस मॉडल बन गया है और अभी 14 करोड़ बच्चे पूरी दुनिया में चाइल्ड लेबर में मुलविस हैं। इसमें से 30 लाख बच्चे वो हैं जो पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर जो है वो कर रहे हैं। ओके, अच्छा सारा, ये बताएं कि चाइल्ड पर आप बहुत काम कर रही हैं और आपने यूनिसेफ के ताउन के साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बनाई थी, जिसकी फिर पंजाब काबीना ने बाकायदा मंजूरी अब दे दी है। इस पॉलिसी के हवाले से बताएं कि ये कितनी सूदमंद होगी जो बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए। जी बिल्कुल, पंजाब गवर्नमेंट ने एक माइलस्टोन तय किया। वेरी ग्रेटफुल टू चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा, जिन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी मंजूर की है, जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग थी इन द कैबिनेट। और इससे ये फायदा होगा, जहां तक चाइल्ड लेबर का सवाल है, तो एक केस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो उसके तहत एक फ्रेमवर्क आ जाएगा एंड तमाम डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट करेंगे। अगर कहीं बच्चा मुलाजमत कर रहा है और उस पर तशद्दुद हो, तो उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हेल्थ डिपार्टमेंट, अगर बच्चे को कोई मेडिकल नीड की जरूरत हो, लॉ डिपार्टमेंट, सब जो है वो ऑन बोर्ड होंगे थ्रू वन कंसोलिडेटेड डेटाबेस। तो इट विल रियली बी अ गेम चेंजर अकॉर्डिंग टू मी। और इसमें बड़ा प्रिवेंशन पे भी इसमें गाइडलाइंस दी गई, जिसपे हम ऑलरेडी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो यूनिसेफ सब बहुत काम कर रहा है पंजाब की तमाम डिस्ट्रिक्ट्स पे जहां ब्यूरो मौजूद है। तो ये चाइल्ड लेबर के हवाले से भी बहुत इंशाल्लाह मजबूत साबित होगी। आप ये भी जानती हैं कि हमारे यहाँ कानून बन जाते हैं मगर उस पर अमल दरामद नहीं होता है, मगर आप खासी मुतहरिक हैं, तो बताइएगा कि क्या निसाब में शमूलियत या कोई ऐसी वर्कशॉप्स करवाने का आपका इरादा है ताकि लोगों में आगाही पैदा हो सके? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि हमारे पास बेशुमार बड़े अच्छे कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इशू इम्प्लीमेंटेशन का है पाकिस्तान में और पंजाब में भी। तो इसलिए ये हम प्रिवेंशन पे स्पेशली फोकस करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली हम अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाते हैं जब कोई वाकया हो जाता है, बट व्हाट वी नीड टू डू इज हम प्रिवेंशन को टारगेट करें। तो अभी हम कर क्या रहे हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, हम पेरेंट्स, टीचर्स एंड बच्चे, इन सबको कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस दे रहे हैं। इसके अलावा हमारा प्लान है, और हमने पहले भी ये करवाया, कि पुलिस की ट्रेनिंग और जुडिशरी की ट्रेनिंग, जो कि पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन हमने एक सेशन अभी करवाया जुडिशरी के साथ, जिसमें तमाम चीफ जस्टिस ने अपने जजेस हमें जो नॉमिनेट करके दिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने ये ट्रेनिंग अभी रिसेंटली करवाई थी इस्लामाबाद में। तो वी प्लान टू डू मोर ऑफ दीज एक्टिविटीज बिकॉज प्रिवेंशन इज द की। हमें चाहिए सबको आगाही दें, माँ बाप को आगाही दें कवानीन के बारे में, लोगों को आगाही दें कि कम उम्र बच्चों को, 15 साल से कम उम्र बच्चे को मुलाजमत पे रखना जुर्म है। तो हम देखते हैं घरों में लोग फिर भी बच्चों को रखते हैं, उन पर तशद्दुद भी होता है, इवन बाहर वर्कशॉप्स में बच्चे काम कर रहे हैं। तो इट्स रियली लाइक इट नीड्स टू बी कंडेम्ड एंड हमें इस पे प्रिवेंशन पे काम करने की जरूरत है। अभी हम आगे भी करेंगे और हम तमाम डिपार्टमेंट्स को भी चाहते हैं हमारे साथ ऑन बोर्ड आए, सिविल सोसाइटी ऑन बोर्ड आए, ताकि ज्यादा काम किया जा सके। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, हमारी हेल्पलाइन 1121, अगर कहीं किसी बच्चे को देखे मुलाजमत पे या बच्चे पे तशद्दुद किया जाए कहीं पे,
हमारी हेल्पलाइन पे इन्फॉर्म करें। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं और सारा बहुत अच्छा इकदाम है, खासतौर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का। इस तरह की एक तो वर्कशॉप्स का इनेकाद भी बहुत ज़रूरी है और दूसरा जो बात आपने की वो बिल्कुल दुरुस्त है कि एक बच्चे के फ्यूचर के साथ नहीं खेलना चाहिए। ये हमारा मुस्तकबिल है, पूरी कौम का मुस्तकबिल है, तो इनके साथ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आज के दिन के हवाले से क्या आप वालिदैन को पैगाम देंगी, क्योंकि आपके इल्म में है कि गुर्बत जो है वो बहुत ज़्यादा है और फिर लोग बच्चों को पढ़ाने की बजाय, अभी आपने खुद भी जिक्र किया कि काम पर भिजवाने में तरजीह देते हैं। इसका मुस्तकबिल महफूज हो सके जो एक बच्चा है, उसके लिए क्या कहेंगी आप? जी, मैं वालिदैन को ये पैगाम देना चाहूंगी कि बच्चे हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं, तो आप बच्चों का मुस्तकबिल इस तरह खराब नहीं कर सकते कि आप उनको कहीं पे मुलाजमत पे रखवा लें अपने पर्सनल फायदे के लिए। हम बच्चों की सही जगह तालीम हासिल करना है स्कूलों में। अगर आप बच्चों को अफोर्ड नहीं करवा सके तालीम देना, तो फिर ये स्टेट का डिपार्टमेंट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो। हमारे पास बच्चे का एडमिशन कराएं, जो नीडी केसेस होते हैं, डिजर्विंग केसेस होते हैं, हम उनको एडमिट करते हैं, तालीम भी देते हैं, हम उनको हुनर सिखाते हैं। 18 साल से जब वो बड़े हो जाते हैं हम उनको जॉब्स दिलवाते हैं और फिर उनको एग्जिट करते हैं। सो आई मीन दिस इज एन आइडियल मॉडल। तो आप हमारे पास बच्चों को लाएं और बच्चों का ख्याल रखें, वो आपकी जिम्मेदारी है। सारा बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और जैसे कि सारा ने बताया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब की जा रही हैं जो पहले नहीं की जाती थी। पुलिस से, जुडिशरी से मुतारिफ करवाना उनमें शामिल है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है जो अभी भी स्कूलों से बाहर बैठा है, उनके लिए भी कुछ करना ज़रूरी है। और अगर आपकी नज़र से ऐसे कोई गुजरे बच्चा जो कि काम कर रहा हो, तो 1122 पे ज़रूर रिपोर्ट कीजिए, 1121 पर ज़रूर रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि उस सूरत में उस बच्चे के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकेगा। हम ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे। ब्रेक के बाद इंतहाई ज़रूरी और संजीदा मौजू पर बात करते हैं कि 2 माह की मौसम गर्मा की छुट्टियों में बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। मौसम गर्मा की छुट्टियों का मतलब काहिली, सुस्ती, सारा दिन सोना और बगैर किसी फ़ायदे के इलेक्ट्रॉनिक आलात में वक्त ज़ाया करना नहीं है। अगर ऐसा है तो हमारी ज़िंदगी के अनगिनत घंटे या हमारे बच्चों की ज़िंदगी के अनगिनत घंटे बगैर कुछ हासिल किए ज़ाया हो चुके हैं। और नाज़रीन, दौर बदल चुका है। आज के जदीद दौर में जहाँ वीडियो गेम्स, प्ले स्टेशन, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, आईपैड और कंप्यूटर गेम्स की भरमार है, घरों से बाहर एक गैर यकीनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़ज़ा है। ऐसे में ये एहसास होता है कि मौजूदा दौर के बच्चों को दरपेश चैलेंजेस हमारे दौर से मुख्तलिफ हैं और तालीमी इदारे बच्चों पर गैर मामूली तालीमी और दीगर इक़साम के बोझ डाले रखते हैं। और मखसूस नज़्म व साथ होने वाली तालीमी सरगर्मी किसी हद तक जिस्मानी और ज़हनी तौर पर थका देने वाली भी होती है। गर्मियों की छुट्टियों में जहां बच्चों को मामूल से हटकर कुछ करने का मौका देती है, वहीं क्लासरूम्स और स्कूल की जो घुटन की फ़ज़ा है बाहर निकलकर अपने मुशाहिदे और तजर्बे को बढ़ाने का एक ज़रिया भी बन जाती है। ऐसे में वालिदैन को बच्चों की सलाहियतें पहचानने का मौका मिलता है और वो किन चीज़ों में बेहतर है, गैर निसाबी सरगर्मियों में बेहतर है, इस पर रोशनी डालने का मौका मिलता है। और किस तरह समर कैंप्स और समर कोर्सेज या ऑनलाइन कोर्सेज की इन छुट्टियों को कारआमद बनाया जा सकता है, इस पर हमने बात करी। जी हाँ, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया डॉक्टर गौहर खुर्शीद साहिबा ने, माहिर तालीम है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? ऑल गुड। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये मसला हल करें ना कि करना क्या है बच्चों के साथ। ये समर वेकेशंस में 2 महीने का वक्त है और उसमें सारा टाइम गैजेट्स को उनको देकर वो भी नहीं बिठाया जा सकता और किताबें देकर भी नहीं बिठाया जा सकता, क्या करें? एग्जैक्टली अली, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, आपने बहुत अच्छे से गाइड कर दिया कि गैजेट्स और ये सब कुछ बच्चे, हम लोग हर टाइम हमारे बच्चे गैजेट्स लेके बैठे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि बच्चे एकेडमिकली अभी अपने एक ब्रेक पे हैं, ये उनके मेंटली वेलबींग का टाइम है। जो पूरा साल वो एग्जर्शन में होते हैं, जो बच्चे अपने एकेडमिक्स एक बोझ के नीचे होते हैं, अभी उनके लिए ये उनकी वेलबींग का टाइम है। और सबसे पहले तो फैमिली बॉन्डिंग जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत क्रूशियल टाइम होता है अपना बॉन्ड रीडेवलप करने के लिए, बच्चों को क्वालिटी टाइम दें। अब अगर टीचर्स उनके पास इस टाइम पे नहीं है तो पेरेंट्स आर देयर, क्योंकि बच्चे हर टाइम हाईली एनर्जाइज्ड हैं और ये पेरेंट्स का काम है कि वो उन्हें गाइड करेंगे कि उनकी एनर्जी को चैनलाइज कैसे करना है। अब उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, जैसे आपने गैजेट्स की बात की, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर कि हम बच्चों को, आजकल का जो दौर है, हम बच्चों को गैजेट से दूर नहीं रख सकते। और उन्हें, हर पेरेंट की ये बात होती है मेरा बच्चा सुनता नहीं है, गैजेट छोड़ता नहीं है, तो हम उसे लिमिट नहीं कर सकते, रिफ्रेन नहीं कर सकते, लेकिन पर्पसफुली यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने बच्चे की एनर्जी को पर्पसफुली यूज़ करें कैसे? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं।
जैसे पहले तो आप सॉर्ट आउट करें, आपका बच्चा अगर एकेडमिकली किसी एरिया में वीक है तो आप उसको ट्रैक करके लेके आएँ गैजेट पे ही। आप अगर मैथ्स चाहते हैं, साइंस चाहते हैं या आप लैंग्वेजेस चाहते हैं तो आप कोई ना कोई ऐसे चैनल्स, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो यूज़फुल चैनल्स हैं। आप अपने बच्चे को मेंटल मैथ्स का कोई चैनल लेके दे सकते हैं, वो उस पर अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। और एट द एंड प्लीज़ आप अपने बच्चे से पूछें कि आज आपने अपना कौन सा कॉन्सेप्ट देखा है, प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर करो, सो डैट विल कम टू नो कि आपके बच्चे ने उससे यूज़फुल आपने उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ किया है या नहीं। आप उसे कोई मूवी दे दें, अगर उसे मूवीज़ देखना पसंद है, आप उसे कोई साइंटिफिक मूवी दे दें, कोई डॉक्यूमेंट्री दे दें, कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री दे दें और एट द एंड आस्क हिम टू राइट अ रिव्यू ऑन टू इट। वो आपको रिव्यू लिख के देगा, उसके राइटिंग स्किल्स बेहतर होंगे, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो रहे हैं, उसकी लिसनिंग पावर इम्प्रूव हो रही है, तो आपने उसको पर्पसफुली यूज़ करना है। राइट। तो अब पहले तो जो वालिदैन हैं वो बच्चों को स्कूल छोड़कर आते हैं, फिर स्कूल वाले जो 3 महीने 2 महीने के लिए वापस छोड़ देते हैं उनको। तो इसमें वालिदैन का जो आप किरदार देखते हैं सिर्फ इतना सही है कि वो ये टैक्टिक अपनाएं, क्योंकि अक्सर आपने देखा है डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज इस तरह से नहीं बनी होती कि वो बच्चों को अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। और ना ही उसके साथ साथ वो टेक्निकली इतना इक्विप्ड होते हैं कि उनको अगर कोई टास्क दिया जाए वो आराम से कर लेंगे। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? अच्छा, अब सबसे पहले तो पेरेंट्स का रोल यहाँ पे सिर्फ इतना है कि आपको अपने बच्चे का इंटरेस्ट पता होना चाहिए, आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। और अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं तो वो बच्चे अपने कैरियर में कौन सी लाइन चूज़ करना चाहते हैं, अगर पेरेंट्स को ये चीज़ पता है। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पता तो यू हैव टाइम, बैठे अपने बच्चे के साथ, उसे सॉर्ट आउट करें और अपने बच्चे को भी क्लियर करें और ख़ुद भी क्लियर हो जाएं कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन टू इट। जैसे मैंने आपको बताया, ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आई विल नॉट नेम इट राइट नाउ, जिसमें आप डिफरेंट घर बैठे ऑनलाइन फ्री कोर्सेज कर सकते हैं। आजकल के बच्चे, आपको पता है, के पॉप कल्चर में बहुत ज़्यादा हैं और डिफरेंट वो बच्चे हमसे ज़्यादा अवेयर हैं, हमसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल हैं। तो अभी मल्टी लैंग्वेजेस का दौर है, आप अपने बच्चे को कोई लैंग्वेज सिखाने के लिए बिठा दें। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको फ्री लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं। उसका हेल्प, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपका बच्चा अगर बड़ा होके कोई स्कॉलरशिप के लिए ऑप्ट करना चाहता है, जैसे अगर वो टर्की की स्कॉलरशिप्स आती हैं, टर्की बुर्सलरी आती है, या फिर वो जर्मनी साइड पे जाना चाहता है, वहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, तो अब उसको टर्की जाने के लिए टर्किश आनी ज़रूरी है, जर्मनी जाने के लिए उसे जर्मन आनी ज़रूरी है। तो वाई नॉट यूज़ दिस टाइम, आप अभी से ये लैंग्वेज यूज़ करना लर्न करना शुरू कर दें। अदरवाइज, और ये फ्री है, ये कोर्सेज फ्री हैं, यू विल गेट योर डिप्लोमाज एज वेल। और जब आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो दिस वुड बी योर प्लस पॉइंट कि आपके पास ऑलरेडी वो लैंग्वेज है, आप उसको फ्लुएंटली किस लेवल पे बोल रहे हैं। उसके अलावा अभी उससे भी बड़े जो बच्चे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, यू कैन प्रिपेयर फॉर सैट। अगर आप और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए जाना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन आइल्स। ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर बहुत सारा मटीरियल अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है यू नीड टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट, आप अभी से वो ज्वाइन, आप उसको वो मटेरियल डाउनलोड करें, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, उससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो रहे हैं आपके। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आपने देखा हमारी गवर्नमेंट भी अब तो स्टेम स्कूल्स करा रही है और उनमें से आप कुछ ना कुछ ऑप्ट कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो फ्री। बहुत सारी ऐसी कोडिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप कोडिंग सीख सकते हैं और उसके बाद आप अपना एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करके रख सकते हैं फॉर अपकमिंग कॉम्पिटिशन्स। तो ये टाइम आपका एक लेटेंट फेज है जो आप अपकमिंग टाइम के लिए अपने पीयर्स से अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टैंड आउट करने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गई उन बच्चों की बात जो थोड़े बहुत सेंसिबल हैं या जिनको हम बताएंगे कि वो ये करें या डायरेक्शन देंगे तो वो कर लेंगे। वो जो इंतहाई छोटे बच्चे हैं, जो अभी प्री स्कूल के बच्चे हैं, उनके साथ क्या करना है? उनकी तो एक एक्टिविटी है और वो वही है कि गैजेट, और उनको यूजफुली कैसे, मतलब उनको हम कैसे कह सकते हैं कि वो तो कोई कोर्स भी नहीं कर सकते, कोई लैंग्वेज भी नहीं सीख सकते, तो उनके लिए क्या करना है? अच्छा, एग्जैक्टली ऐसा ही है। जो अक्सर छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें हम किसी चीज़ से, वो कुछ कर रहे होते हैं अगर, तो हम उन्हें रोकते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो करना क्या है, आपने उन्हें ये बताना है। बिकॉज अगर किसी चीज़ से आप रोक रहे हैं तो आपने उन्हें कुछ करने के लिए देना भी तो है। तो जो अर्ली ईयर्स के बच्चे हैं, अगर आपने उनकी बात की है तो उनको उनके सेंसरीज, उनके मोटर्स पे काम करने की ज़रूरत होती है। जो उनके सेंसरी पार्ट्स होती हैं, आपने उनमें वो डेवलप करानी है इस टाइम के अंदर। आपने उन्हें एनालिटिकल
जो स्किल्स हैं वो डेवलप कराने हैं उनके अंदर। फॉर एग्जांपल एक अगर प्री नर्सरी का बच्चा ठीक है वो जग से ग्लास में पानी भी डाल लेगा तो उसके लिए एक अचीवमेंट है, बिकॉज एक छोटा बच्चा उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो फोक नाइफ से खा नहीं सकता, उसको ये मैनर्स, टेबल मैनर्स सिखा देना, क्योंकि यहाँ पे मदर्स का रोल है, क्योंकि आपको उनके साथ बिल्कुल पेयर अप करना है, उनके साथ रहना है। आप उनको डिफरेंट पजल्स गेम्स दे सकते हैं और उन बच्चों के लिए भी बहुत सारी डिफरेंट गेम्स आती हैं ऑनलाइन, ठीक है, वो जो उनके एनालिटिकल स्किल्स, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप उनके लेवल की होंगी, उनके लेवल की होती हैं। आपने उनको डिफरेंट मिस्ट्रीज देनी है जिससे वो सॉल्व करेंगे। इससे क्या हो रहा है, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो रही है। तो आपने हर लेवल पे पहले तो सॉर्ट आउट कर लेना है बच्चे का इंटरेस्ट क्या है और वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, देन यू कैन चूज ऑप्शंस फॉर दैट चाइल्ड। डॉक्टर साहब, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, और वो है आइसोलेशन। जो सोशली उनको ज़रा एक्टिव करने के लिए, उनका सोशल नेटवर्क बढ़ाने के लिए, उनके फ्रेंड्स से मुलाकात करवाने के लिए भी उनको वहाँ पे भेजा जाता है। ठीक है। तो इन छुट्टियों के दौरान ये करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो किस तरह से इसको मैनेज किया जाए? अच्छा देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप सुनते होंगे जब छुट्टियां होती हैं तो हम नानों के घर जाते हैं, वहाँ से वो खाला आ रही हैं, मामू आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो ये वो टाइम होता है जो फैमिली रीयूनियंस का टाइम होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, जो आउट ऑफ सिटी रहते हैं, वो सब इस टाइम पे मिल रहे होते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम ऑफ लर्निंग फॉर यू, मतलब फॉर द चाइल्ड इवन, कि वो सोशली उनके साथ डील करे, और जो उसने पूरा साल सीखा होता है ना, वो अब एक्ट करने का टाइम होता है, डेट हाउ मच मोरली ग्रूम अ चाइल्ड इज़। और यहाँ पे भी पेरेंट्स को पता लग रहा होता है कि अभी हमारा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है और हमें मोरली उसे और कितना ग्रूम करने का टाइम है। तो मोरल वैल्यूज एंड स्किल्स ये इनकलकेट करने का जो टाइम है हमारे पास, वो ये समर वेकेशंस है, और हर जगह पे पेरेंट्स का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौहर खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद थी। और जिस तरीके से किया है ना उन्होंने कि ये 2 महीने आपने बच्चों को क्या कराना है, मेरा ख्याल है कि कोई अब आपको दोबारा पूछना नहीं पड़ेगा या जानना नहीं पड़ेगा। तो अपने बच्चों को इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ में मसरूफ करें, यही ज़रूरी है। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद, और जनाब टॉप ऑफ द आवर हम शामिल करेंगे अपना सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें आज बात हो रही है कि शहरों जगहों के नामों की जो तब्दीली है उसके तारीख पर क्या असरात हैं। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन तार साहब हमारे मेहमान हैं और उनसे हर हफ्ते हम सवाल करते हैं। बहुत शुक्रिया तार साहब, आपने शमूलियत इख्तियार की इस प्रोग्राम में। मेरा सवाल ये है कि जब हम नामों को देखते हैं, वो शहरों के नाम बिलखसूस ये जगहों के नाम, तो एक पूरी कॉनोटेशन होती है, एक पूरी पीछे तारीख होती है, एक नाम जो है वो बहुत कुछ कैरी कर रहा होता है। और उसके बाद सर्टन पोलिटिकल मूवमेंट्स की वजह से या कुछ एक्टिविज़म की वजह से या मुख्तलिफ असबाब होते हैं जिसकी वजह से दुनिया में ऐसी जगहों के नाम तब्दील हो जाते हैं। तो और हमारे यहाँ फिर इस तरह का रवैया भी है, हमारे यहाँ बहुत सारी जगह जो हैं उनके नाम तब्दील हो गए। तो जब अब नाम तब्दील हो जाता है और बिल्कुल नया नाम आ जाता है, तो आप समझते हैं कि इससे तारीख़ मसख होती है और तारीख़ जो है वो मुतासिर होती है, और जो आने वाले मौरख है उसके लिए भी एक प्रॉब्लम होता है, यानी इन चीज़ों को फिर इकट्ठा करना और तारीख़ को दुरुस्त अंदाज से, मारूजी अंदाज से जांचना। तो इस हवाले से मुतासिर होती है तारीख़ जब हम नाम तब्दील करते हैं। बेसिकली मैं नामों की तब्दीली के हक़ में नहीं हूँ। ये इसी तरह ये है कि अगर मेरा नाम मुस्तनसर हुसैन तारड़ है तो उसके बाद यकदम मेरा नाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद रख दिया जाए। दैट मीन कि मोहम्मद मुस्तनसर हुसैन तारड़ की जो पिछली पूरी तारीख़ है वो ख़त्म हो गई, बिल्कुल। अब एक नई तारीख शुरू हुई। चुनाचे हम जिस जगह का भी, जिस शहर का भी, जिस बस्ती का नाम तब्दील कर देते हैं, उसकी पिछली तारीख जो है मलियामेट हो जाती है। मसलन आप देखिए कि बटग्राम है, 9 ग्राम है, ये ग्राम जो है बुद्धिस्ट है, तो वहाँ से चला आ रहा है, उसको तब्दील नहीं किया गया। जब आप उसको तो आपको मालूम होता है सियाल कोट है, सियाल जो है उसका किला है ये। इसी तरह और जितने भी नाम होते हैं उनकी कोई ना कोई वजह तस्मिया होती। तो मसलन आलतेज और बालतेज जो है उनके नाम चेंज कर दिए गए हैं, करीमाबाद वगैरह। मैं जब 40 वर्ष पेशतर गया था तो रास्ते में एक मुकाम हिंदी आया था, तो इस मरतबा पता किया, कहने लगे जी हिंदी तो नहीं, कोई शायद नासराबाद है, ये क्या है। यानी नामों की तब्दीली के साथ उस जगह बदल जाती है, उसका कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है। फैसलाबाद के
मैं हमेशा मुझे हैरत होती कि लायल ने उसे बसाया, लायल ने उसे पूरा डिज़ाइन किया। और मरहूम फैसल सईद को तो मेरा ख्याल इल्म भी नहीं होगा कि इस नौइयत का कोई शायर, ठीक है। लेकिन एक खुशाइन बात यह है कि वहाँ पे जितने सीरियस सेमिनार्स वगैरह होते हैं उसकी तारीख़ के बारे में, अब वो लायलपुर ही लिखा जाता है, क्योंकि लायलपुर के साथ उसकी पिछली पूरी तारीख़ जुड़ी हुई है। आपकी इत्तला के लिए गंगापुर जो है सर गंगाराम का जो गांव बसाया हुआ है, होपफुली उसका नाम नहीं बदल देंगे, वो भी लायल के नक्शे के मुताबिक है। वो एग्जैक्टली फैसलाबाद की तरह ही तामीर किया गया है। अब मानसेरा है, ये मान सिंह का शहर है, हमने क्योंकि उस तरफ नज़र नहीं जाती। मसला ये होता है कि जिस तरफ नज़र चली गई ना, बाकी कोई नहीं होता। हरीपुर है, हरी सिंह नलवा के नाम पे है, उसको चेंज करने की कोशिश की गई, लेकिन लोकल आबादी ने उसको रजिस्ट किया, क्योंकि हरी सिंह नलवा ने वहाँ पे एक वाटर सिस्टम बनवाया था जो अब तक वहाँ पे राइज है। खेती बाड़ी के लिए जो पानी की फराहमी थी वो अब तक वहाँ पे है, हरी सिंह नलवा ने बनवाया था। इसी तरह आप जहाँ भी जाएंगे वो मुख्तलिफ शहर जो है वो अपनी तारीख को बयान करते हैं जी। मसलन जब एक लहर चली थी एक ज़माने में, वहाँ राधा राम कितना खूबसूरत नाम, लाहौर के पास ये कस्बा है, कितना म्यूज़िकल नाम है। और याद रखिए कि जो है बाल्मीक, उसके बारे में कहा जाता है कि दरिया रावी के किनारे उसकी कुटिया थी जिसने रामायण लिखी। और सीता जो है उसके बारे में भी मशहूर है कि वो बाल्मीक के हाथ रही, यानी वो मिथ है, इसमें कोई रियलिटी भी हो सकती है, लेकिन वो उससे जुड़ता है वहाँ राधा राम से, यानी सीता के हवाले से। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा ये सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं है, क्योंकि सारा माइंडसेट एक ही है ना, पहले ऐसा नहीं था। हिंदुस्तान में अब वो भी लहर शुरू हो गई। मसलन दिल्ली में जो मेन एक थी सड़क जो प्रेसिडेंट पैलेस को जाती, राष्ट्रपति भवन को, वो औरंगजेब आलमगीर रोड थी। अब मेरा ख्याल है उसका नाम बदल दिया है। ये तो बहुत ऑब्वियस है ना, वो तो औरंगाबाद का नाम भी तब्दील करना चाहते। ठीक है, आप उसको बम्बई को मुंबई कर देते हैं, पुराना पहले नाम होगा, अंग्रेज़ों ने बम्बई रख दिया, वो ठीक है। लेकिन अब मंटगोमरी को आप साहिवाल कह रहे हैं, वो बनाया मंटगोमरी ने, और साहिवाल जो है ठीक है, वो इसलिए थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है कि चलो साई के वीला वहाँ पे आबाद। मेरे एक दोस्त हैं फैसलाबाद के हवाले से मैंने बात की, फौत हो चुके हैं, सुरेंद्र प्रकाश, मॉडर्न उर्दू शॉर्ट स्टोरी के जो पायनीज है, जिनमें बल्लाज कोमल भी है, ये डॉक्टर अनवर सजाद, बाकी सारे लोग हैं। सुरेंद्र प्रकाश जो है उनके साथ मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती थी, बम्बई में रहा करते, और वो लायलपुर के थे। तो एक मरतबा उन्होंने कोई बात लिखी, तो मैंने कहा कि फैसलाबाद में गया था ये, तो उन्होंने बाकायदा मुझे कहा कि आइंदा मेरे शहर का नाम ना इस तरह लिया करो, क्योंकि मेरी सारी यादें लायलपुर से हैं, फैसलाबाद से नहीं है। अब सिर्फ लाहौर की आप बात कर लें, लाहौर और कसूर, मतलब जो रवायत यही है, राजा रामचंद्र के बेटे थे लौ और कसूर, उनके नाम पे है। फिर लाहौर का नाम भी आपको चेंज करना पड़ेगा, फिर कसूर का भी करना पड़ेगा। और एक बहुत अहम बात, मतलब मैं गली मोहल्लों को जानता हूँ, कृष्णा गली अब तक कृष्णा गली है, और गुरु अर्जन नगर है, गांधी स्क्वायर है, निस्बत रोड है, अंग्रेज़ के नाम की चली आ रही है, शाहराह कायद-ए-आज़म आपने नाम रख दिया, सब माल कहते हैं। आसान करें ना, ये जो होते हैं ना बहुत इंटेलेक्चुअल लोग ऊपर ब्यूरोक्रेट बैठे हुए, वो इस किस्म के नाम रखते हैं, क्योंकि दे हैव नो आइडिया, उनको पब्लिक का जो माइंडसेट है उसके बारे में कुछ इल्म नहीं, वो आसानी चाहते हैं। चुनांचे उसका नाम अगर आपने रखना था जिना रोड रख देते, जिस कराची में आज भी कोई नहीं उसको कहता, शाहराह कायद-ए-आज़म का, जिस तरह इन्होंने रख दिया शाहराह अब्दुल मजीद बिन बादस, ये इसका मेरा डेविस रोड का नाम इन्होंने रख दिया, या शाहराह आगा खान सोएम पता नहीं जहारम वगैरह। ये कौन से बेवकूफ़ लोग हैं जो इस किस्म के नाम रखते हैं, जो कभी मुस्तामल हो नहीं सकते, लोगों की ज़ुबान पर नहीं चढ़ सकते।
वो कहते हैं ना कि भाई किसी खातून ने कहा कि उसको शौक था कि भी नया नाम रखा है, तो टांगे वाले वो शाह राय अब्दुल मजीद बिन बादश जाओगे तो कितने पैसे? उसने कहा 1 रुपया लूँगा। तो उसने कहा कि वो मैंने तो डेविस रोड जाना, कहने लगा वहाँ चवन्ने में चले जाएंगे। मतलब है कि वो उनके ज़हनों में वही पुराने नाम है। लाहौर का आपको तब्दील करना पड़ेगा, कसूर का करना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये है कि 3-4 अहम शहर ऐसे हैं जहाँ के बासियों ने रजिस्ट किया नेम चेंज। उनमें सर फहरिस्त है टोबा टेक सिंह। वाह। क्योंकि टेक सिंह एक फ़कीर था, एक दरवेश था, और वहाँ डेजर्ट था, और वहाँ आके बैठ गया वो। और वहाँ चूँकि बिल्कुल पानी नहीं था, तो छोटा सा उसने तालाब बनाया और दूर से पानी लेके आता था बाल्टी, उसको भरता था कि मुसाफिर आके पिएं। उस तालाब को हमारे इधर सराइकी बेल्ट में टोबा कहते हैं, इधर भी टोबा कहते हैं। टोबा का मतलब है तालाब। तो वो आता था, तो फिर और लोग भी आ गए, वो पानी भरने लगे, वहाँ पे एक टोबा या एक तालाब बन गया, उसके गिर्द वो शहर आबाद हुआ। तो टेक सिंह के नाम पे होगा ना, कोई बुरी बात है? दरवेश आदमी था, उसका कोई मज़हब, दरवेशों का तो कोई मज़हब नहीं होता एज सच, इंसानियत होता है। इसी तरह सरगोदा है, शाहीनों का शहर है। सर अगेन तालाब, और गोदा भी एक हिंदू फकीर था, उसने भी एग्जैक्टली यही किया। जब इन्हें वीरानों में आगे बैठा, उसने एक तालाब बनाया लोगों को पानी पिलाने के लिए, चुनांचे उसका नाम सरगोदा है। तो बड़ा मसला होता है इन चीज़ों से। तारीख़ जो होते है उसको आप काट के फेंक नहीं सकते, वो मौजूद रहती है। लेकिन जब आए एक शहर का नाम बदलते हैं तो उससे माइंडसेट भी तब्दील होता है, और उसकी तारीख़ वहीं से शुरू हो जाती है जब उसका नाम आपने रखा। जिस तरह पाकिस्तान जब वजूद में आया, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये पूरा जो खित्ता है तभी वजूद में आया और इसकी तारीख़ वहाँ से शुरू होती है। नहीं, उसकी तारीख़ एज यू नो कि वो मोहनजोदारो और हड़प्पा की तरफ जाती है। तो इसलिए आई फील कि जो नाम है उनको तब्दील करना गोया तारीख़ को कत्ल करना। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि पोलियो एक ऐसा मुज़ी मर्ज है जो बेशुमार कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ा है। पोलियो वायरस मुतासर शख्स के जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर असरअंदाज होकर उसे मफलूज बना देता है, और 9 साल अब तक पाकिस्तान में पोलियो वायरस से मुतासर बच्चों की तादाद 11 हो चुकी है। पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जंग की तारीख अज़्म व इस्तकामत की है, बेशुमार कहानियों से भरी है, और इसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स और पोलियो टीम्स की कुर्बानियों की नाकाबिल यकीन दास्तानें भी मौजूद हैं। पोलियो से मुतासर अफराद का दर्द सिर्फ उनके वालिदैन और अपने ही महसूस कर सकते हैं, लेकिन अफसोस का पहलू ये है कि पोलियो वर्कर उनके दरवाजे पर दस्तक देते रहे और वो इसका फ़ायदा ना उठा सके, और जब वक्त गुजर जाता है तो बच्चों को कतरे ना पिलाने पर होने वाला जो पछतावा है, ना तो बीमारी के असरात को मिटा सकता है और ना ही बच्चों की सेहत को बहाल कर सकता है। इस खतरनाक मर्ज से छुटकारा कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का ख्वाब क्या हो सकता है, और हम सब की जिम्मेदारियां क्या हैं? इस मुज़ी मर्ज की वजह बनने वाले वायरस का खात्मा कैसे मुमकिन है, और आखिर दुनिया के दीगर ममालिक ने इस खतरनाक वायरस पर कैसे काबू पाया? इसी पर हमने बात करी। जी हाँ, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया ज़ियाउर रहमान साहब ने, तर्जुमान है पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम के, स्टूडियो से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो हम पोलियो की जो बात अभी जिस तरह से हमने इंट्रो में भी की कि क्या इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है पाकिस्तान की, और क्या कुछ मखसूस इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये जो पोलियो वायरस है इसके केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? जी, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के 2 ममालिक में से एक मुल्क रह गया है जहां अभी भी पोलियो का वायरस पाया जा रहा है। ठीक है, इस वक्त 99% दुनिया ने पोलियो फ्री कर दी है, और हम हैं और अफ़गानिस्तान है। एक नेबरिंग कंट्रीज़ का एक फिनोमेना भी है जहाँ से पोलियो वायरस ख़त्म होना है। इस वक्त हुकूमत की भरपूर तवज्जो है पोलियो की एरेडिकेशन के ऊपर, और अनफॉर्चुनेटली इस साल अब तक 11 केसेस आ चुके हैं, जिस तरह आपने बताया भी। उसमें 5 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से, 4 केसेस सिंध से आए, 1 पंजाब से, और 1 रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान से केस आया। तो ये इस बात को साबित कर रहा है कि इस वक्त पोलियो की सर्कुलेशन सारे मुल्क में है, और हर बच्चा वल्नरेबल है अगर उसकी वैक्सीनेशन नहीं हो रही।
राइट, तो दुनिया में 99% ममालिक ने कैसे काबू पा लिया और हम क्यों पीछे हैं? देखिए, इसका बहुत आसान हल है। पोलियो की जो 2 कतरे हैं वो हर बच्चे ने पीने हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल। 99% ममालिक ने और उनके लोगों ने इस बात को समझा, अपने बच्चों को टाइमली वैक्सीनेट किया। अनफॉर्चुनेटली 30 साल की स्ट्रगल में हम बहुत पीछे रह गए। बहुत से ममालिक थे, जब 94 में जब पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन स्टार्ट हुई, उन्होंने पहले ही कुछ सालों में क्लियर किया। हम साल हर साल कैंपेन्स करते रहे। हमारे मुल्क में जब कैंपेन स्टार्ट हुई तो 20,000 बच्चे शिकार होते थे माजूरी का। फ़र्क तो बहुत आया इन सालों में, लेकिन हम कंप्लीट एरेडिकेशन से अभी भी काफ़ी दूर हैं। ठीक है। अच्छा ज़ियाउर रहमान साहब, बहुत सारे जो वालिदैन हैं वो अक्सर ये सवाल भी करते हैं कि पोलियो जो ड्रॉप्स हैं वो बार बार बच्चे को देना क्यों ज़रूरी है? क्या 1 या 2 बार जो पोलियो ड्रॉप्स हैं वो पिलाने से मसला जो है वो हल नहीं हो सकता? क्या इस बीमारी से बचा नहीं जा सकता? देखिए, इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल है। हम एक आम सी बीमारी लेते हैं, ज़ुकाम हो गया या खांसी हो गई, एक आम सी बीमारी है जो हमें पता है कि 1 हफ्ते में ख़त्म हो जानी है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई देता है डॉक्टर, और 3 वक्त हमने दिन में दवाई इस्तेमाल करनी होती है, पूरे 1 हफ्ते के लिए इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है, अब उसको कंपेयर करते हैं हम पोलियो के साथ। पोलियो एक लाइलाज बीमारी है, मतलब एक दफ़ा बच्चे को पोलियो हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं है। उसको माजूर कर सकती है उम्र भर के लिए, पेरेंट्स के लिए एक बोझ बना सकती है। ठीक है, अब इस बीमारी में वालिदैन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 कतरे काफ़ी हैं और उससे बहुत फ़र्क पड़ जाना है, विच इज़ जो कि हमारे प्रोग्राम की इस वक्त भरपूर कोशिश है कि हम वालिदैन तक ये मैसेज पहुँचाएँ। बार बार की वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, इससे क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर होती है, और वायरस क्योंकि एनवायरनमेंट में सर्कुलेट कर रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर दफ़ा कैंपेन हो, बच्चे को पोलियो के 2 कतरे मिलें, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त इस लेवल पर हो कि वायरस उसका नुकसान ना कर सके। बिल्कुल। तो अब ये भी बताइएगा जैसा कि यहाँ पर बहुत सारी तशवीश ये पाई जाती है कि चूँकि 5 साल तक बच्चे को ये कतरे पिलाने होते हैं, तो आप वो सोचते हैं जो वालिदैन हैं, कुछ जो इस पे शकूक व शुबहात रखते हैं, तो उनको बताइएगा ये वायरस क्या है और किस तरह से काम करता है, किस तरह से फैलता है, कंटीजियस कितना है अगर इसका ख्याल ना रखा जाए, तो उनको बताइएगा। क्योंकि उनकी तशवीश यही है कि बार बार कतरे पिलाने से शायद जो सलाहियतें हैं वो बच्चों की मान पड़ जाती हैं। देखिए, पोलियो वायरस को एक गंदे पानी का वायरस भी कहा जाता है। जहाँ पे सीवरेज का सिस्टम बहुत नाकिस होता है, जहाँ पे हमारी जो नालियाँ हैं वो साफ़ नहीं होती और गंदगी रहती है, वहाँ पे ये वायरस फैलता है काफ़ी ज़्यादा। और इस तरह मुल्क के वो इलाके जहाँ पे सीवरेज लाइंस ख़राब हैं, वहाँ पर जो बच्चे जिनकी वैक्सीनेशन नहीं होती वो वल्नरेबल हो जाते हैं। फिर इसमें न्यूट्रिशन का बड़ा रोल आता है कि अगर बच्चे की ऑलरेडी इम्यूनिटी बेहतर नहीं है तो वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है। फिर सफाई हो गई, न्यूट्रिशन हो गई, और फिर अगर वो वैक्सीनेशन नहीं ले रहा, बार बार वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। अब जो गंदा पानी है वो जब उससे कांटेक्ट होता है बच्चे का या बड़े का होता है, लेट्स सपोज हम एडल्ट भी कैरी करते हैं पोलियो वायरस, ठीक है, लेकिन जो मुतासिर करता है वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को करता है। तो जो भी कांटेक्ट में आता है गंदे पानी से या उस एनवायरनमेंट से, और वो उस वल्नरेबल बच्चे तक पहुंचता है जिसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई, क्योंकि वायरस उस बच्चे तक पहुंचने की कोशिश करता है तो उसको मुतासिर कर देता है। और यही होता है कि फिर वो उनकी टांग या हाथ या मतलब जो जिस्म के अज़ा हैं वो मुतासिर होते हैं। अच्छा ज़ियाउर रहमान साहब, एक और चीज़ कि जिस तरह से आपने कहा कि बहुत केसेस तो कम हुए हैं उस वक्त से जब से हम स्ट्रगल कर रहे हैं 30 साल से या जब से भी, आपको क्या लगता है कि मौजूदा दौर में क्या नई हिकमत अमली है जो हुकूमत को अपनानी चाहिए ताकि इसको मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा हो जाए? और जिस ट्रैक पर इस वक्त पाकिस्तान चल रहा है, आपके ख्याल में क्या ये दुरुस्त ट्रैक है? इसी पर चलते रहे तो आगे चलकर हमें भी कामयाबी हासिल हो जाएगी इस वायरस से निजात हासिल करने में? जी, हमने वक्त के साथ साथ बहुत इम्प्रूवमेंट की है और हर कैंपेन में एक नई चीज़ हम सीखते हैं और उस जो गैप्स होते हैं आइडेंटिफाई होते हैं उन गैप्स को कवर करते हैं। अब जो रिसेंटली हुकूमत पाकिस्तान की भरपूर तवज्जो है वो रूटीन इम्यूनाइजेशन के ऊपर है। अच्छा। पैदाइश से लेके 15 महीने तक जो बच्चों को जो डिफरेंट वैक्सीन्स मिलती हैं जिसमें टाइफाइड, मलेरिया और जितनी बाकी बीमारियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ मुदाफ़अत बच्चे की होगी और उसमें पोलियो भी शामिल है। तो अगर ये इब्तदाई टीके लग जाएं बच्चों को तो वो काफ़ी हद तक पोलियो से बच जाता है और उसकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। पाकिस्तान के वो इलाके खुसूसन जैसे पंजाब हो गया, आज़ाद जम्मू
कश्मीर हो गया, जहाँ पे रूटीन इम्यूनाइजेशन बेहतर है, वहाँ पर केसेस ना होने के बराबर होते हैं, नहीं आते अक्सर। और ऐसे इलाके जहाँ पर रूटीन इम्यूनाइजेशन का एक चैलेंज है तो वहाँ पर पोलियो के केसेस आते हैं क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है। एक तो ये हिकमत अमली है। दूसरी ये कि हमने ये देखा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को मिलकर काम करना है क्योंकि ये आखिरी दो मुल्क हैं। अच्छा, मैं इस पे भी मेरा इसमें छोटा सा सवाल ये ले लीजिएगा कि क्यों हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि नेबरिंग कंट्री है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो ही ममालिक जो है वो भी बचे हैं जिनमें पोलियो वायरस है। इसकी ज़रा वजाहत करें कि दोनों ममालिक की सूरत हाल आपस में कैसे जुड़ी है। देखिए, पोलियो वायरस जब लोग आमदोरफ्त करते हैं, जैसे कराची सिटी से किसी और सिटी में जाते हैं या क्वेटा से जाते हैं या क्वेटा से अफगानिस्तान जाते हैं, तो अगर वायरस कैरी कर रहे हो तो वो बॉर्डर के उस तरफ भी जाता है और वहाँ से अगर कोई कैरी करता है तो इधर भी आता है। अब इसकी एक एग्जांपल है, 2021-22 में पाकिस्तान 15 महीने पोलियो फ्री था और बहुत बड़ी उम्मीद थी कि हम पोलियो फ्री हो जाएंगे क्योंकि 2.5 साल चाहिए होते हैं, 2.5 ईयर्स के, जिसके बाद आपको पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन मिलती है। उन 15 महीने के बाद बॉर्डर के उस तरफ से वायरस आया और इसी तरह हमारी तरफ से भी जाता है, मतलब इट इज़ इंटर रिलेटेड। और इसी वजह से इरेडिकेशन के लिए दोनों को मिलकर काम करने की भी ज़रूरत है। तो एक क्विक मैसेज जो आप देना चाहें हमारे नाज़रीन को पोलियो के हवाले से। मेरा मैसेज यही होगा कि देखिए, पेरेंट्स जो हैं, कोई भी वालिदैन नहीं चाहते कि उनका बच्चा माजूर हो और उम्र भर के लिए उनका बोझ बने। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पैदाइश के फ़ौरन बाद रूटीन इम्यूनाइजेशन के जितने कोर्सेज़ हैं, जो टीके हैं, वो उनको लगें बच्चों को, और उनके साथ साथ जो हर कैंपेन में जो वैक्सीनेशन होती है भरपूर तरीके से उसमें हिस्सा लें। पोलियो वर्कर्स को सपोर्ट करें। इतनी गर्मी में और सख्त मौसम में जो वर्कर्स आते हैं और जिसमें आम लोग हम जो है गलियों में नहीं ठहर सकते, उसमें ये वर्कर्स 8-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। इस गर्मी में आपके घर आते हैं, तो उनका साथ दें और अपने बच्चों को वैक्सीनेट करें, क्योंकि ना सिर्फ आप अपने बच्चे को बचा रहे हैं बल्कि आसपास के जो बच्चे हैं उनकी भी सेहत उससे इंटर रिलेटेड है। तो ये बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान का पोलियो फ्री होना बहुत ज़रूरी है। इससे ये बीमारी दुनिया भर में ख़त्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया ज़ियाउर रहमान साहब, और अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और जो आपका आखिरी पैगाम था मैं उसे दोहरा दूंगी कि वाकई 2 कतरे जो हैं वो आपकी बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको उम्र भर की माजूरी से वो बचा सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो पोलियो वर्कर्स आपके बच्चों को ये 2 कतरे पिलाने आते हैं तो उनके साथ भी ज़रा इज्जत और एहतराम से पेश आइएगा। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार, ये स्लोगन है और आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। इसके साथ ही हम जाएंगे एक ब्रेक पर। आपका हिम्मत। वेलकम बैक। आज टैलेंट से मुलाकात करवाने के लिए खूबसूरत आवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं और खूबसूरत आवाज़ के मालिक गुलकार अदील लतीफ़ एक्सप्रेसो के मेहमान हैं। अदील लतीफ़ की गुलकारी के सोशल मीडिया पर चर्चे हैं, 2 इनके सिंगल्स भी आ चुके हैं, तो अदील से ही उनके मुतालिक जान लेते हैं। अदील, कैसे आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग आपको और तमाम देखने वालों को। मैं बिल्कुल ठीक, आई होप कि आप भी ठीक हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। अदील, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी बहुत चर्चे आपके जो नए सिंगल्स आए हैं उनको लेकर हैं। आपकी गुलकारी का सफ़र कहाँ से शुरू होता है? सिंगिंग का जो सफ़र था ये कॉलेज लाइफ में ही स्टार्ट हुआ था। एक कॉलेज में बस छोटा सा बैंड बनाने की कोशिश की थी, वो बन नहीं पाया, मगर ये कि फिर शौक़ क्योंकि था तो बस सोलो जर्नी स्टार्ट की। गिटार ख़रीदा कुछ पॉकेट मनी से सेविंग करके, कुछ फादर से लेके, और आहिस्ता आहिस्ता फिर सीखना शुरू किया यूट्यूब से। और कुछ फिर जिस तरह लोगों को मिलता गया, कुछ अच्छे लोगों को, अच्छे म्यूजिशियंस को मिला, उनसे कुछ ना कुछ सीखना शुरू किया। और बस इसी तरह करते कराते फिर लाइव परफॉर्मेंसेस स्टार्ट हुई। और अब नाउ आई हैव रिलीज 2 सिंगल्स, जिसका नाम, एक का नाम नैना है और दूसरे का नाम इंतज़ार था। ये 2 गाने अभी मेरे रिलीज़ हो गए और तीसरा गाना नेक्स्ट मंथ आ रहा है जिसका नाम आज फिर है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा अदील, आपने एक बात वैसे जो की, वैसे बहुत सारे सिंगर्स की वो मिलती जुलती है, वो ये कि बैंड्स बनते हैं, बैंड तो नहीं फिर बन पाते, आगे चल पाते इकट्ठे, लेकिन उसमें से बहुत अच्छे सिंगर्स आ जाते हैं सामने, जैसे कि आप उभर कर सामने आए। मुझे ये बताएं कि जब ये जर्नी स्टार्ट हुआ तो फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? यूजुअली देखा यही जाता है कि फैमिली कहती है कि किस तरह के कामों में ये पड़ गया है, पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, तो आपको सपोर्ट थी फैमिली की? अच्छा, मेरे फादर एयरफोर्स से अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं और फोर्स में थे, तो उन्होंने ना अपनी ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल देखी है और ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन। खुद से इवन हार्ड वर्क करके, मजदूरी करके पढ़ाई की थी उन्होंने। सो वो जब एक जॉब वगैरह करने लगे, एयरफोर्स में उनकी जॉब हुई, तो उनकी ख्वाहिश यही थी कि उनके बच्चे भी कभी पढ़ाई से पीछे ना हटे। तो उन्होंने मुझे पहली बात ये कही थी
कि बेटा आप इस तरफ जा रहे हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, जो करना है करें, मगर ये है कि आपकी पढ़ाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इससे। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से उन्होंने मुझे रोक टोक नहीं की। शुरू में थोड़ा सा ये था कि बहुत, अगर रोक टोक नहीं थी तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं थी, बट देन ही सॉ के ही इज़ डूइंग गुड, कुछ अर्निंग भी आ रही है। जब कुछ मुझे शोज़ मिलना शुरू हुए, इवेंट्स मिलना शुरू हुए, कॉन्सर्ट्स मिलना शुरू हुए, तो फिर उसके बाद फिर वो चीज़ काफ़ी चेंज हो गई और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सपोर्टिव है। और मैंने अपनी एजुकेशन को भी साथ साथ कंटिन्यू रखा उसको, मतलब एकदम से फुल टाइम इस पे नहीं आ गया था, सीखना मैंने साथ साथ स्टार्ट कर दिया था, लाइव परफॉर्मेंसेस स्टार्ट कर दी थी, मगर ये था कि मेन फोकस इनिशियली मेरी स्टडीज़ के ऊपर था। सो उस वजह से भी चीज़ें साथ साथ चलती रही हैं। नाउ स्टडीज़ भी कंप्लीट हैं, अब साथ साथ अपने म्यूज़िक के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस है। राइट, तो फिर अदील बगैर किसी इंतज़ार के हमारे नाज़रीन के लिए अपने सिंगल्स में से ही कोई एक गा दें। श्योर, मैं आपको पहले अपना लेटेस्ट रिलीज़ है वो सुनाता हूँ। इस गाने का नाम इंतज़ार है और फिर मैं आपको दूसरा गाना सुनाऊंगा जो पहले मैंने रिलीज़ किया था। ये गाना तमाम ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे अभी अवेलेबल है। वीडियो इसका हम कुछ 1-2 वीक्स में रिलीज़ करेंगे। अभी ऑडियो जो है स्पॉटिफाई वगैरह, एप्पल म्यूज़िक, हर जगह पे अवेलेबल है, तो आप इसको वहाँ पे सुन सकते हैं। इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे भी अवेलेबल है। थैंक यू। तेरी वो कसमें, तेरे वो वादे, तेरा वो कौलो करार जाना, कहाँ गया कहाँ खो गया तेरा सारे का सारा प्यार जाना। राहें तेरी तकते हुए एक अरसा यारा बीत गया है, तू नहीं आया लौट के, कब से है तेरा इंतजार जाना। हो याद है मुझको तू इरादे करता था, मुझको न तन्हा छोड़ेगा कभी, ऐसे वादे करता था। जिंदगी ऐसी वैसी होगी, वो तो जन्नत जैसी होगी। कंधे पे मेरे सर रख के कभी ऐसी बातें करता था, भूल गया ना बातें सारी, भूला तू कौनो करार जाना। खो गया तेरा सारे का सारा प्यार जाना। राह तेरी तकते हुए अब अरसा यारा बीत गया है, तू नहीं आया लौट के, कब से है तेरा इंतजार जाना। ओ जबरदस्त, बेहतरीन, खूबसूरत। अदील बहुत खूबसूरत गाना है आपका। अच्छा, मुझे ये बताया कि आपने बताया कि वालिद साहब की तरफ से भी प्रेशर था कि पढ़ाई जो है वो नहीं छोड़नी, तो इसके अलावा आप कुछ करते हैं या फिर फुल टाइम बस अभी आप प्रोफेशनली जो है सिंगिंग को लेकर ही चल रहे हैं? नहीं, मैं पहले जॉब करता रहा हूँ, मगर अभी भी एक
एनजीओ के साथ, एक नॉन गवर्नमेंट के साथ एफिलेटेड हूँ, उनके मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। उनका मैंने थीम सॉन्ग भी गाया है, एक एनिमल वेलफेयर का उनका प्रोजेक्ट है, द सॉन्ग इज कॉल्ड फरियादें, वो भी अवेलेबल है तमाम तो आदिल ये बताइएगा कि हम जानना चाहेंगे कि अमूमन एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो जिस तरह एयरफोर्स में आपके वालिद हैं तो उनके बच्चे भी एयरफोर्स में जाएंगे, तो आपने एयरफोर्स क्यों नहीं ज्वाइन की? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और मेरा पहला शौक एयरफोर्स ही था, मगर आई ट्राइड माय बेस्ट। मैं आई वाज कलर ब्लाइंड और मैंने टेस्ट क्लियर कर लिए थे, मगर जब मेडिकल उस पर पहुंचा तो मेडिकली अदर देन कलर ब्लाइंडनेस मैं बिल्कुल फिट था। जब कलर ब्लाइंडनेस की बारी आई एंड दे शोड मी द चार्ट, उसके बाद मुझे वहां से कुछ नजर नहीं आया एंड दे सेड नहीं आप नहीं सिलेक्ट हो सकते। इसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी होगी डेफिनेटली, क्योंकि वो नहीं तो आपके लिए ये चीज़ बड़ी खूबसूरत सी इंतज़ार कर रही थी और आपने फिर इसको अपने करियर में परस्यू किया। मुझे ये बताएं कि दिल आपने सीखा भी है गाना, आप क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग के बगैर इतने अच्छे तरीके से आप नहीं गा सकते या परफॉर्म नहीं कर सकते। एक्चुअली इनिशियली तो क्योंकि आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जो बिल्कुल म्यूज़िक से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड में मेरा कहीं पे भी म्यूजिशियन कोई नहीं रहा। सो मैं अपनी फैमिली में पहला म्यूजिशियन हूँ, और शुरू में मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई, लाइक उस तरह से समझ नहीं थी म्यूज़िक की कि कैसे गाना है, कहाँ से चीज़ें, टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता था। तो वो वक्त के साथ साथ कुछ यूट्यूब से सीखा, मगर जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ लोग मुझे मिले मेरी जर्नी में बड़े अच्छे, जो कि मजे हुए म्यूजिशियंस हैं, जिनमें इस्लामाबाद के अगर एक मैं नाम लूँ, बड़े सलमान आदिल साहब, उनके साथ बैठता रहा हूँ। उनके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सका क्योंकि मेरी अपनी बाकी मसरूफियात भी बहुत सारी हैं, मगर जितना मैंने उनके साथ वक्त गुजारा, कुछ थोड़े बहुत राग और कुछ चीज़ें उनसे मैंने टेक्निकल सीखी जो मुझे बहुत हेल्प जिन्होंने किया। और साथ साथ मगर ये है कि ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तौर पे मैंने प्रॉपर क्लासेस दी हैं, बट ये है कि ये ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर उसकी यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अदील, सिर्फ ये बताइएगा, आपके फैंस आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने फैंस को तो यही कहूँगा कि यार डू व्हाटएवर जो आपका दिल करता है अपनी ज़िंदगी में बनने को, वही करें। और क्योंकि उसके अलावा अगर आप किसी और साइड पर जाएंगे तो आप अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होंगे कभी भी, आप वो काम करके अंदर से खुश नहीं होंगे। सो अपने ज़िंदगी में अपने गोल्स को ज़रूर परस्यू करें और कोशिश करते रहें, ज़रूर कुछ ना कुछ एक दिन ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल ऐसा है, कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया अदील। हम जाएंगे ब्रेक पर, लेकिन हम जो आपके फैंस हैं और जो ऑडियंस है उनको चाहेंगे कि जो आपका दूसरा गाना है वो भी सुनाते हुए जाएं। श्योर, मैं सुनाता हूँ। इट्स कॉल्ड नैना, और ये सब जगहों पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी इसका वीडियो है जी। ख्वाब सजोए मैंने संग तेरे साजना, ख्वाब सजोए मैंने संग तेरे साजना, कोई न भाए मुझको बिन तेरे रांझना। अब तू ही जिंदगी है, तू ही करार है, अब तू ही बंदगी है, तू ही फरियाद है। तेरे बिना मैं क्यों जीऊं कि नैना मोरे भीग भीग जावे, कि नैना मोरे भीग भीग जावे। रांझना वे जब तू मुझे नजर न आवे, कि नैना मोरे भीग भीग जावे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। कल हमने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मार्के का जिक्र किया था, आप लोगों ने मैच जरूर देखा होगा। सवाल अभी भी वही है और वो एक ही सवाल है कि टेस्ट क्रिकेट का बादशाह कौन होगा। लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो मार्का है वो शुरू हो चुका है। एक तरफ है तजुर्बा, एसाबी कंट्रोल और दिफाई हिकमत अमली में महारत रखने वाली ऑस्ट्रेलियावी टीम जो पिछले एडिशन की चैंपियन भी है और इस बार मुसलसल दूसरा टाइटल जीतकर अपनी बादशाहत कायम करना चाहती है। और दूसरी तरफ है जनूबी अफ्रीका, वो टीम जो कई दहाइयों से क्रिकेट के
बड़े एजाजात के करीब आकर रुक जाती है, लेकिन इस बार तारीख लिखने का पुख्ता इरादा रखती है। और पहले दिन की कहानी कुछ यूं रही कि ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग का आगाज किया, लेकिन रबादा की तबाहकुन बॉलिंग ने कैंगरूज को सिर्फ 212 रन तक महदूद कर दिया और फिर वेबस्टर के 72, स्टीव स्मिथ के 66 रन के सिवा कोई बड़ी इनिंग्स सामने न खेल सका। जवाब में जब जनूबी अफ्रीका मैदान में उतरी तो ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग का सामना करते हुए सिर्फ 43 रन पर 4 विकेटें गंवा बैठे। तो जनाब सवाल वहीं का वहीं है, देखते हैं कि क्या होता है फाइनल मार्के में और किसके सरता है ये ताज। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।